Good morning, student. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 12th, subject biology, chapter number 3, human reproduction, lecture number 2. हमने अपने पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में कुछ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नॉर्मल डेफिनेशन के बारे में डिस्कस की थी, जहाँ पे हमने गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड गेस्टेशन, पार्चुरेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज और साथ में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स के बारे में भी हमने डिस्कस की थी, जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ए पेयर ऑफ टेस्टिस एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये 3 पार्ट जो हैं नॉर्मली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। अब एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं कि पहले तो हम टेस्टिस के बारे में समझेंगे और बाद में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और लास्ट में एक्सटर्नल जेनिटिया के बारे में डिस्कस करेंगे। टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विथ इन ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। कि टेस्टिस जो है बॉडी से बाहर एक पाउच में होते हैं जो कहलाता है स्क्रोटम। एक आपके 12th में यह क्वेश्चन आ चुका है कि टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों होते हैं। कारण द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस जब बॉडी के बाहर होंगे तो इसका जो तापमान है, टेम्परेचर जो है, वह लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, जिसके कारण यहाँ पर स्पर्म्स बनने की प्रोसेस हो पाएगी। अगर यही टेस्टिस बॉडी के अंदर होते तो इसमें स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप एंड with a length of about 4 to 5 centimeter and width of about 2 to 3 centimeter. Testis have 2 covered which are known as testicular capsule. अगर टेस्टिस को देखें तो इसके ऊपर 2 कवर होते हैं, दोनों को एक साथ टेस्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं, जबकि इसके आउटर कवर जो है वो बहुत पतला होता है, जिसका नाम है ट्यूनिका वेजिनेलिस, विथ वाइल इनर लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिना। यह नीट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि टेस्टिस के इनर लेयर जो होती है, अंदरूनी जो लेयर होती है, उसका नाम क्या है। तो याद रखना कि बाहर वाली जो कवर होता है टेस्टिस का वो कहलाता है ट्यूनिका वेजिनेलिस, और जो अंदर का कवर होता है उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, और इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में टेस्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। कि अगर एक टेस्टिस को कट करके देखो तो ये 2 कवर के अंदर की तरफ आपको लगभग 250 छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि टेस्टिस का जब TS काटा गया, यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन जब कट किया गया, तो टेस्टिस के अंदर की तरफ हमको बहुत सारे कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं। इनको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर भी 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। याद रखना, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड यानी कि उलझी हुई ट्यूब्स पाई जाती है, जिसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, जहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। याद रखना कि स्पर्म्स बनते कहाँ हैं, टेस्टिस में। बट अगर आपसे पूछा जाए कि टेस्टिस में कौन सी जगह पे बनते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। इम्पोर्टेंट, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन its inside by 2 type of cells called male germ cell known as spermatogonia and Sertoli cells known as nurse cell। अगर आप एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन कट करते हैं तो कट करने के बाद आपको एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। इसमें आपको अंदर की तरफ 2 सेल दिखाई देती है। एक तो होती है जर्म सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, वो स्पर्म बनाने का काम करती है, और दूसरी कहलाती है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का काम होता है कि जब यह स्पर्म्स
बन जाते हैं तब इनको नरिशमेंट यानी कि न्यूट्रिशन देने का। याद रखना कि जो नर्स होती है, नर्स का काम देखभाल करने का होता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो स्पर्म्स है, स्पर्म्स की देखभाल एक टाइप की सेल करती है जिसका नाम है सर्टोली सेल। इसलिए इस सर्टोली सेल को नर्स सेल कहते हैं। और स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल जो है स्पर्म बनाने का काम करती है। याद रखना मैंने क्या कहा कि जब हम एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को कट करते हैं तो कट करने के बाद उसके अंदर ये सेक्शन काटा गया है, तो यहाँ पे आपको जो जितने यह गोले दिखाई दे रहे हैं, यह हर एक गोला एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की तरफ आपको दो सेल दिखाई देती है। एक तो जर्म सेल जो स्पर्मेटोगोनिया भी कहलाती है, जो स्पर्म बनाती है, और सेकंड सर्टोली सेल जो डेवलप हो रहे स्पर्म को नरिशमेंट देती है। वही चीज़ जो मैं आपको बता चुका हूँ कि मेल जर्म सेल अंडरगोज meiotic division and finally leading to sperm formation, while Sertoli cell provide nutrition to the germ cell. The region outside the seminiferous tubule is called interstitial space and contain small blood vessels and interstitial cell or leading cell. याद रखना कि ये हमने एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर देखा था, लेकिन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड में बाहर की तरफ आपको इंटरस्टेटियल सेल्स दिखाई देती है। जो यह रेड कलर का हिस्सा जो इसमें आपको दिख रहा है वह इंटरस्टेटियल सेल्स है, जिसको लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। और लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। इन लीडिंग सेल्स के ज़रिए टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन निकलता है जो मेल के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर्स को शो करता है। याद रखना कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालने का काम या सीक्रेट करने का काम कौन करती है, तो आपको बताना पड़ेगा लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स कहाँ होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड में, यानी कि बाहर की तरफ पाई जाती है। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटे टेस्टिस, वेसा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है अब टेस्टिस से बाहर निकलकर बीच वाले भाग में कह सकते हैं बहुत ही कम कॉइल्ड और स्ट्रेट हो जाती है, जहाँ पे वो एक नेटवर्क बना देती है जो कहलाता है रेटे टेस्टिस। अबाउट 15 to 20 convoluted duct originate from it which are called vasa efferentia। देखें ज़रा इसको जगह देखें हम तो यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी जो आगे जाके थोड़ा कम कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कॉइल वाला उलझा हुआ स्ट्रक्चर है जहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, लेकिन पीछे की तरफ बहुत ही कम उलझा हुआ स्ट्रक्चर दिखता है जो रेटे टेस्टिस कहते हैं। और रेटे टेस्टिस फिर आगे स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम वासा एफ्रेंशिया कहते हैं। और वास एफ्रेंशिया जो है लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। ये जब टेस्टिस को छोड़ती है तो बाहर फिर एपिडिडाइमिस में ओपन होती है। याद रखना कि वास एफ्रेंशिया बाहर निकलकर एपिडिडाइमिस में ओपन होती है। एपिडिडाइमिस की बात करें तो एपिडिडाइमिस के बारे में हमको केवल इतना बताना है कि टेस्टिस के पीछे का जो भाग है उसको एपिडिडाइमिस कहते हैं। और एपिडिडाइमिस के ऊपर थ्री पार्ट्स कह सकते हैं उसको, कैपट एपिडिडाइमिस, कार्पस एपिडिडाइमिस एंड कॉडा एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस आगे लीड करता है वास डिफरेंस को। याद रखना कि एपिडिडाइमिस आगे कहाँ आता है? वास डिफरेंस में खुलता है। वास डिफरेंस ये वाला पाइप है, इसमें जाके एपिडिडाइमिस ओपन होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं वास डिफरेंस की। वास डिफरेंस क्या होता है? इट इज़ अबाउट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब and coda epididymis become less coiled and straight form vas difference। क्या आप यहाँ पे देख सकते हो कि वास डिफरेंस क्या है?
पहले तो बात करते हैं एपिडिडाइमिस का लास्ट वाला पार्ट था कॉर्डा एपिडिडाइमिस, वही स्ट्रेट होकर वास डिफरेंस बनाता है जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और यह वास डिफरेंस आगे की तरफ जाके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से एक लूप बनाता है और लूप बनाने के बाद यहाँ पे इजेकुलेटरी डक्ट में आके खुलता है। याद रखना कि आगे की तरफ आके खुलेगा कहाँ, इजेकुलेटरी डक्ट या यूरिथ्रा में ओपन होगा और यूरिथ्रा में ओपन होने के बाद मेल के अंदर ये एक कॉमन पाथवे होता है जहाँ से यूरिन और स्पर्म दोनों को बॉडी में से बाहर निकाला जाता है। लेकिन वास डिफरेंस जब यहाँ पे ओपन होता है, लूप बना के यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से जब ओपन होता है तो इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरिथ्रा एज एजेकुलेटरी डक्ट के यहाँ पे कुछ ग्लैंड पाई जाती है सेमिनल वेसिकल, वहाँ से यह कुछ कह सकते हैं कि लिक्विड को या सिक्रेशन को लेता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं वास डिफरेंस ने लूप बनाया, लूप बनाने के बाद यहाँ से इजेकुलेटरी डक्ट के ज़रिए बाहर निकलने लगा, लेकिन यहीं पर एक सेमिनल वेसिकल ग्लैंड थी, उसके सिक्रेशन को भी यह अपने में लेता है और सिक्रेशन को भी बॉडी में से बाहर निकालने का काम करता है। यूरिथ्रा की बात करें तो यूरिथ्रा originate from urinary bladder and extend through penis to its external opening called urinal meatus। कि यूरिथ्रा जो है नॉर्मली यूरिनरी ब्लैडर से ही निकलती है जो पेनिस में जाके खुलती है और इसके नीचे वाला जहाँ पे ओपनिंग वाला पार्ट है, ओपनिंग वाले पार्ट को कहते हैं यूरिथ्रल मेटस। द पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पेनिस जो है मेल का जो एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस ऑफ फैसिलिटेटेड इंसेमिनेशन। याद रखना कि जब स्पर्म बॉडी में से बाहर निकलने होते हैं तो यह जो पेनिस है यह इरेक्ट कंडीशन में, उत्तेजित कंडीशन में आ जाता है जिससे जो स्पर्म है वह बॉडी में से बाहर निकल जाते हैं। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड ए ग्लैंड पेनिस एंड इट इज़ कवर्ड बाय लूज फोल्ड स्किन कॉल्ड फॉर स्किन। के पेनिस का जो आगे वाला हिस्सा होता है उसको ग्लैंड पेनिस कहते हैं। यह थोड़ा बड़ा होता है और उसके ऊपर स्किन पाई जाती है, एक पतली सी स्किन की लेयर पाई जाती है जिसको फोर स्किन कहते हैं। इसको ज़रा बड़ा करके देखें तो ये देखिए कि पेनिस जो है उसके आगे का हिस्सा थोड़ा बड़ा होता है जो ग्लैंड पेनिस कहलाता है। उसके ऊपर की जो स्किन है उस स्किन को फोर स्किन कहते हैं। अब बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। एसेसरी ग्लैंड्स में एक तो आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, एक आता है सेमिनल वेसिकल, एक आती है काउपर ग्लैंड या बल्ब यूरिथ्रल ग्लैंड। तीनों का क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या इनके फंक्शन होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड की। यहाँ पे देखिए कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमिनल वेसिकल, नीचे की तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड और उसके नीचे तरफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये तीन ग्लैंड जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती है जिसका सिक्रेशन स्पर्म के साथ बॉडी से बाहर निकलता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की जो यूरिनरी ट्रैक्ट के बेस वाले भाग में पाई जाती है। इससे वाइट कलर का, लाइट वाइट कलर का एल्केलाइन फ्लूइड निकलता है जो 25 to 30% पार्ट ऑफ सेमन को बनाता है और इसका काम होता है प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ सेमन कि जो स्पर्म बॉडी में से बाहर निकलेंगे उनको सूखने से बचाने का काम प्रोस्टेट ग्लैंड का होता है। लेकिन जब उम्र बढ़ने लगती है, इन ओल्ड एज द साइज ऑफ प्रोस्टेट इनलार्ज, प्रोस्टेट की साइज बढ़ जाती है ड्यू टू विच डिफ़िकल्टी अराइज इन यूरेशन, जहाँ पे बाद में उसको यूरिनेशन जो होता है, यूरिन जो बॉडी से बाहर निकलता है उसमें कुछ समस्या आती है। सेकंड आता है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल थैले के जैसे स्ट्रक्चर है, सिचुएटेड बिटवीन द सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे की तरफ पाए जाते हैं। ये रहा यूरिनरी ब्लैडर के नीचे की तरफ
सेमिनल वेसिकल पाए जाते हैं और इनकी खासियत है कि इनका जो सिक्रेशन है यह 60% पार्ट ऑफ सेमन को बनाता है, कि बॉडी में से जो सेमन निकलेगा उस सेमन का 60% पार्ट सेमिनल वेसिकल का लिक्विड बनाएगा। और ये लिक्विड जो है, ये सिक्रेशन जो है, ये केवल इरेक्ट कंडीशन में ही निकलता है। मतलब जब रिप्रोडक्शन होना होता है और पेनिस इरेक्ट कंडीशन में होता है तभी इसका सिक्रेशन निकलता है। और सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन में फ्रक्टोज, शुगर एंड प्रोस्टाग्लैंडिस और प्रोटीन पाए जाते हैं। फ्रक्टोज प्रोवाइड द एनर्जी टू स्पर्म इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये क्या करते हैं, जो स्पर्म्स होंगे उनको एटीपी के तौर पे एनर्जी भी देगा। एंड ड्यू टू एल्केलाइन नेचर दिस सिक्रेशन न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ वेजिनल ट्रैक्ट, कि फीमेल का जो वेजिनल पार्ट होता है वहाँ पे एसिडिक नेचर होता है, और एसिडिक नेचर के कारण अगर सीधे स्पर्म वहाँ पे पहुँच गए तो वो स्पर्म डैमेज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो उनको बचाने के लिए यह सेमिनल वेसिकल का नेचर एल्केलाइन होता है, कि यह जब वहाँ पे पहुँचता है पहले तो वहाँ के एसिडिक नेचर को न्यूट्रल कर देता है, जिससे स्पर्म आसानी से आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो जाती है। काउपर ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कह सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे की तरफ सिचुएटेड होती है। एट द टाइम ऑफ मेटिंग, कि जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, डेंस स्टिकी एल्केलाइन ट्रांसपेरेंट फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय दिस ग्लैंड, कि इस ग्लैंड से एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड निकलता है, वो भी एल्केलाइन नेचर का होता है, जो क्या करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट को स्मूथ और स्लाइटली एल्केलाइन बनाता है, जिससे स्पर्म की प्रोटेक्शन भी होती है और आसानी से स्पर्म आगे की तरफ मूवमेंट भी कर पाते हैं। द सिक्रेशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, कि पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म होता है। आगे हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।